हेलो एवरीवन, आफ्टर लर्निंग सेट्स अब हम बात कर रहे हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस की। अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे प्रोडक्ट की, कार्टेशियन प्रोडक्ट की। और उससे पहले हम बात करने वाले हैं ऑर्डर्ड पेयर। So ordered pair is a pair of elements listed in a specific order। जैसे A, B एक ordered pair है जिसमें कि एलिमेंट ए यानी कि फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए एंड द सेकेंड एलिमेंट बी बिलोंग्स टू सेट बी। एक बात हमें क्लियर होनी चाहिए कि ए कॉमा बी एंड बी कॉमा ए जो है वो डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। अगर दोनों को सेम बनना है तो उस केस में दोनों एलिमेंट्स को बराबर होना पड़ेगा। दिस इम्प्लाइज ए हैज़ टू बिकम इक्वल टू बी। सो एनी टू ऑर्डर्ड पेयर्स दैट इज A1 B1 is equal to A2 B2 if and only if A1 is equal to A2 and B1 is equal to B2. Okay, next is Cartesian product. Cartesian product क्या होता है? It is the product of two sets, they say A and B, such that it gives you a ordered pair A comma B in which पहला element that is A belongs to set A और B जो होता है वो set B को belong करता है। So if A is 1 comma 2 and B is 3 comma 4, then what is A cross B? A cross B is a set of all the ordered pairs जिसमें कि आएगा हमारे पास 1 3 when you product it, उसके बाद आएगा 1 4, then we will have 2 3 and finally we have 2 4। तो पहला एलिमेंट सेट ए को बिलोंग कर रहा है और दूसरा एलिमेंट जो है वो सेट बी को बिलोंग कर रहा है। ओके, लाइकवाइज वी कैन हैव बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए बिल्कुल डिफरेंट होगा, ये भी सोच लें। ये आएगा 3 comma 1, रिवर्स हो जाएगा एंड इट इज़ 3 comma 2। अगेन वी हैव 4 comma 1 and 4 comma 2। So it is very much clear कि in general A cross B and B cross A जो होते हैं वो सेम नहीं होते हैं। So please note this first point, in general A cross B is not equal to B cross A। ये तभी होंगे इक्वल जब दोनों में एलिमेंट्स जो हैं वो एग्जैक्टली सेम हो जाएं। ठीक है, it is equal A cross B is equal to B cross A, then it implies that it is only when A is equal to B. Also please note here that number of elements in A cross B is equal to number of elements in A into number of elements in B। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि A में 2 एलिमेंट हैं, B में भी 2 एलिमेंट हैं, तो A क्रॉस B में 2 into 2 that is 4 एलिमेंट्स होंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग द कार्टेशियन प्रोडक्ट। A क्रॉस B यूनियन C ये हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा A क्रॉस B यूनियन अगेन A क्रॉस C। अगेन द सेम गोज फॉर द इंटरसेक्शन एज वेल, ये भी प्रॉपर्टी इसमें लगती है। इट इज़ A क्रॉस B इंटरसेक्शन अगेन A क्रॉस C। डिफरेंस पे भी ये प्रॉपर्टी लग जाएगी, राइट। वी हैव A क्रॉस B माइनस इट इज A क्रॉस C। एंड लास्टली वन मोर, if B is a subset of C then it implies that A cross B is also a subset of A cross C. So these are few things which you need to remember about the Cartesian product. Now although you may have a product of 3 sets as well, but that is not in the syllabus, तो हम 2 के क्रॉस तक ही रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। Now we are moving to the relation. What is the relation? Let us understand everything about the relation. So here's the relation. Relation की definition है, a relation from set A to set B is any subset of A cross B। कोई भी सबसेट ले लेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B का तो वो एक रिलेशन कहलाता है।
Now let us say for example A is 1 2 3 and B is 2 3 4 6 8. Now there is a relation. Relation का मतलब आप समझ सकते हो, संबंध है. It is the relation between the first element and the second element. That means जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे उसमें पहले और दूसरे एलिमेंट में एक रिलेशन है. मान लीजिए एक रिलेशन है that the second element is the square of the first element. तो डैट मीन्स ये रिलेशन को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे. तो क्या बोला हमने कि सेकेंड एलिमेंट इज द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट. तो क्या बोला हमने कि सेकेंड एलिमेंट इज द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 2 नहीं आएगा, 1 3 नहीं आएगा, 1 1 के साथ कुछ भी नहीं आएगा, 2 2 भी नहीं आएगा, 2 3 भी नहीं आएगा, लेकिन 2 4 आएगा. तो इस रिलेशन के अंदर एक ऑर्डर्ड पेयर आएगा 2 4 बिकॉज 4 इज़ द स्क्वायर ऑफ 2. उसके अलावा कोई और नहीं आएगा. सो दिस इज़ वन ऑफ द रिलेशन. और इस रिलेशन को अभी जो हमने लिखा है दिस इज़ द रोस्टर फॉर्म. दिस इज़ द रोस्टर फॉर्म. जैसे हमने सेट्स में देखा था, ये रोस्टर फॉर्म है. इसी चीज़ को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं. तो कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में? यहाँ पे लिखेंगे आर और अंदर लिखेंगे हम लोग ऑर्डर्ड पेयर x, y एंड देन वी राइट सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b. और इसमें जो रिलेशन है वो हम लिखेंगे जैसे यहाँ पे है y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो दिस फॉर्म इज़ नोन एज वी नो इट इज़ द सेट बिल्डर फॉर्म. इट इज़ द सेट बिल्डर फॉर्म, राइट. अगेन फाइनली हम लोग इसको एरो डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एरो डायग्राम से हम लोग ईज़िली इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. वील बी राइटिंग सेट ए हेयर. यहाँ पे सेट ए लिखेंगे, यहाँ पे सेट बी लिखेंगे और ए के हम लोग सारे एलिमेंट्स यहाँ पे लिख सकते हैं. ए के सारे एलिमेंट्स हमें पता है क्या क्या हैं. 1 2 3 था और बी के थे 2 3 4 6 8. नाउ 2 इज़ कनेक्टेड टू 4. तो इस तरह से इसमें एक ही ऑर्डर्ड पेयर है, तो इसको इस रिलेशन को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इसके अलावा 3 टर्म्स और होते हैं. एक होता है डोमेन और एक होता है रेंज एंड वन मोर टर्म इज़ देयर दैट इज़ द कोडोमेन. कोडोमेन होता है रिलेशन का. ये तीनों क्या होते हैं? तो सबसे पहला है डोमेन. डोमेन क्या होता है? जो रिलेशन में पहला एलिमेंट होता है उसको बोलते हैं डोमेन. लेट अस से वी हैव ए. ए इज़ 1 2 3 4 and B is say 1 2 10, right? Now let us define the relation R. एक relation हम define करते हैं x, y such that x belongs to A and y belongs to B and x plus y is equal to say 6. Now इस रिलेशन को अगर हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आप सोच सकते हैं क्या आएगा. 1 के साथ आ जाएगा 5, 2 और 4 का सम होता है 6, अगेन 3 and 3 is also there and finally we have 4 and 2. तो ये एक रिलेशन हो गया. अब इस रिलेशन में व्हाट इज़ द डोमेन? व्हाट इज़ द डोमेन ऑफ द रिलेशन? इफ़ वी टॉक अबाउट द डोमेन, it is all the elements, all the first element. जो रिलेशन में पहले एलिमेंट है 1 2 3 and 4 is the domain. and what is the range? what is the range? range is the second element. तो रेंज में क्या क्या आएगा? 5 4 3 2. it is 5 4 3 2. And what is finally the codomain? Codomain is entire set B. Irrespective of the relation, codomain is entire set B, right? So codomain is actually this set. This complete set is the codomain. Okay, next term है relation on a set. A relation R from a non-empty set A to itself is called a relation on set A. मतलब ये हुआ कि
रिलेशन ऑन अ सेट का मतलब है इट इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए का जब हम सबसेट लेते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं रिलेशन ऑन अ सेट। एंड नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होते हैं, जितने भी सबसेट बनेंगे, तो नंबर ऑफ रिलेशंस की अगर हम बात करें तो लेट्स से वी हैव 5 elements in A, 6 elements in B. The number of elements in A cross B will be 30, 5 into 6, and the subset of A cross B कितने होंगे, इसके subset होंगे 2 raised power 30। तो definitely these are the number of relations, ये number of relations होंगे। So if set A is having P element, B is having Q element, then A cross B will be having P cross Q element, and the number of relations, that is the subset, will be 2 raised to the power P into Q. Okay, one more term is there, that is the inverse relation. अगर R एक relation है which is defined from A to B, that means it is a subset of A cross B, तो इसका जो inverse relation है जिसको हम लिखते हैं R inverse, it is a relation from B to A, ये B to A पे relation होता है, और इस तरह से हम लिखते हैं R inverse is equal to ordered pair B, A such that A, B belongs to R। तो इसमें सब कुछ रिवर्स हो जाता है। द डोमेन इज़ डिफरेंट, डोमेन अब अलग हो जाएगा, जो पहले रेंज थी वो डोमेन, और जो पहले रेंज थी वो अब वापस से डोमेन हो जाएगी। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल वी हैव दिस रिलेशन, अ रिलेशन ऑन सेट ए जिसमें कि ए दिया हुआ है 1 to 10। तो R एक रिलेशन है जिसमें दिया हुआ है हमें x, y such that y is equal to 2x minus 1, right, in which x and y both are belonging to A, जहाँ पे x and y both are from set A। तो इस रिलेशन का इन्वर्स क्या होगा, तो सबसे पहले हम इसका रिलेशन लिख लेते हैं। R रिलेशन क्या होगा, रोस्टर फॉर्म में क्या क्या एलिमेंट इसके आएंगे। आप देख सकते हैं x को 1 रखेंगे y भी 1 आएगा, सो इट इज़ 1, 1। इफ़ यू पुट 2, अगर 2 पुट करोगे तो आएगा 3। अगेन इफ़ यू कीप पुटिंग द वैल्यूज़ 3, 5 आएगा, देन 4, 7 विल बी देयर, देन 5, इफ़ यू पुट 5 यू विल गेट 9। फर्दर अगर आप कोई और वैल्यू पुट करेंगे वो 10 को एक्सीड कर जाएगा, इसलिए हम नहीं लिखेंगे। तो इसका इन्वर्स रिलेशन क्या हो जाएगा, 1, 1 का इन्वर्स यही होगा, 2, 3 का हो जाएगा 3, 2, दिस विल बी 5, 3, अनदर विल बी 7, 4, एंड अगेन 9, 5। So this is how we write the relation, the inverse relation in the roster form. Also this relation R inverse can be written in the set builder form. इसको लिखेंगे y, x such that y, we will be writing what? We will be writing here x in terms of y। आप x को y के terms में लिखेंगे, तो अगर हम x को y के टर्म में लिखेंगे तो आएगा y प्लस 1/2, बट अगेन वी विल रिप्लेस x विथ y एंड y विथ x। ठीक है, प्लीज़ नोट इट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y इज़ इक्वल टू x प्लस 1/2, इस तरह से हम लिखेंगे, where again x, y both are belonging to set A। तो you can check it here, if you are putting 1 here तो आप 1 पुट करने पर इस रिलेशन से 1 ही मिल रहा है, 3 पुट करने पर 2 मिल रहा है। तो प्लीज़ नोट क्या करना है, इनवर्स रिलेशन को लिखने में आप x को y के टर्म में लिखेंगे, वी हैव रिटन x in terms of y from here, and again we have replaced x with y and y with x। इस तरह से हम इनवर्स रिलेशन को हम लिखते हैं। So this is all about relation, the first part of relation। second part आप बाद में पढ़ेंगे, which is mainly for the 12th class। Now we are moving to functions। Okay, here we are। अब ये पूरा चैप्टर फंक्शन पे बेस्ड है। फंक्शन एक बहुत ही अहम चीज़ है for all entire maths of 11th and 12th।
तो समझते हैं फंक्शन इज़ अ रिलेशन विच एसोसिएट्स ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए। प्लीज़ ध्यान रखिए यहाँ पे कीवर्ड है ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए विथ अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो सबसे पहले ये समझिए कि फंक्शन जो है वो एक सबसेट है रिलेशन का, लेकिन हर एक रिलेशन एक फंक्शन नहीं होता। वही रिलेशन एक फंक्शन होता है जिसमें हर एक एलिमेंट सेट ए का एक यूनिक एलिमेंट सेट बी से एसोसिएटेड है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से हम समझेंगे। अब पहले हम समझते हैं फंक्शन को मैपिंग के थ्रू। यहाँ पे मैंने बनाया सेट ए एंड सेट बी। यहाँ पे ये रिलेशन एक फंक्शन नहीं है बिकॉज 3 और 4 की कोई भी इमेज नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। अगर 3 और 4 की हम इमेज बना दें तो ये फंक्शन हो सकता है। तो अभी ये फंक्शन नहीं है, लेकिन अगर 3 की भी इमेज आ गई अब भी फंक्शन हो सकता है, लेकिन 4 की कोई भी इमेज नहीं है। ठीक है, तो अगर हम 4 की भी इमेज बना दें, मान लीजिए 4 को भी मैप्ड कर दें 3 से, नाउ दिस इज़ अ फंक्शन। एक तो हर एक एलिमेंट की 1 2 3 4 इधर हैं, सबकी एक इमेज है, यूनिक इमेज है, सो इट इज़ अ फंक्शन। सो नथिंग शुड बी लेफ्ट इन सेट ए। Likewise, you can see from here another example. Let's say we have this and 1 is mapped to 4, 2 is mapped to 5 and 2 is also mapped to 6. ये भी फंक्शन नहीं होगा बिकॉज 2 यूनिक से मैप नहीं हुआ है, 5 और 6 दोनों से मैप हुआ है, तो ये भी यूनिक के डेफिनेशन को डिफाई करता है। 3 भी किसी से मैप नहीं हुआ है, इस कारण से भी ये फंक्शन नहीं है। तो अगर इसमें हम लोग 2 की मैपिंग यहाँ से हटा दें और 3 की भी मैपिंग कर दें, मान लो 3 भी यहाँ से मैप्ड है, तो अब ये फंक्शन होगा। इसमें कोई एलिमेंट रह जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन सेट ए में कोई भी एलिमेंट नहीं रहना चाहिए कि जिसकी कोई मैपिंग ना हो, जिसकी कोई इमेज ना हो। अब सबसे पहले कुछ वर्ड्स को आप जान लीजिए। यहाँ पे 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 3 है, 4 की इमेज भी 3 है। ठीक है, अब 1 की प्री इमेज 1 है, इसकी प्री इमेज बोलेंगे। 2 की प्री इमेज 2 है, 3 की प्री इमेज 2 है, 3 और 4 दोनों हैं। ठीक है, यहाँ भी 1 की इमेज 4 है, 4 की प्री इमेज 1 है, 5 की प्री इमेज 2 एंड 3 है, 6 की कोई भी प्री इमेज नहीं है। ठीक है, इन दिस केस द डोमेन क्या होगा? डोमेन हो जाता है 1 2 3 4। ठीक है, जो सेट ए में एलिमेंट्स हैं उनको हम डोमेन बोलते हैं। व्हाट इज़ रेंज? रेंज इज़ द आउटपुट। तो रेंज में 1 2 3 एंड द को डोमेन जो कि पहले हमने बोला था, को डोमेन इज एंटायर सेट बी, दैट इज़ 1 2 3। इन द सेकेंड केस व्हाट इज़ डोमेन? डोमेन इज़ अगेन 1 2 3, 1 2 3 यहाँ पे हैं, ये डोमेन में आएंगे। अब इसमें रेंज क्या होगी? देखिए जो आउटपुट मिल रहा है 1 पे 4 मिल रहा है, 2 और 3 पे सेम 5 मिल रहा है, तो ये हो जाती है इसकी रेंज। और कोडोमेन इसका होगा एंटायर सेट बी, दैट इज़ 4 5 6। सो दिस इज़ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंक्शन थ्रू द मैपिंग। मैपिंग से हमने समझा है, लेकिन मैपिंग के अलावा हमें इसको प्रॉपर्ली और समझना है ग्राफ से और रिलेशन से। ओके, फंक्शन को हम जनरली इस तरह से लिखते हैं, एफ इज़ अ फंक्शन विच इज़ मैप्ड फ्रॉम ए टू बी। जैसे अभी मैंने बोला कि ए जो होता है वो डोमेन होता है और बी क्या होता है? कोडोमेन होता है। एंड वी राइट अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। यहाँ पे हम लोग वाई और एक्स के बीच में एक रिलेशन लिखते हैं। तो जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक फंक्शन लिख रहा हूँ 1 2 3 यहाँ पे है, और इस तरफ है हमारे पास से 1 2 3 अप टू 8। नाउ आई एम राइटिंग अ रिलेशन बिटवीन y एंड x, वो ये है। y को हम लोग लिखते हैं फंक्शन ऑफ x, दैट इज़ f ऑफ x। तो इस तरह से हम फंक्शन को वो लिखते हैं, एक रिलेशन लिखते हैं एक इक्वेशन के थ्रू, जिसमें कि आपको पता चलता है कि आउटपुट और इनपुट कैसे कनेक्टेड है। तो एक तरह से हमारा
सेट ए तो पूरा का पूरा इनपुट होता है और आउटपुट सेट बी में से कुछ आता है, पूरा नहीं आता, पूरा भी आ सकता है लेकिन कुछ ना कुछ आता है। जैसे इसको प्रॉपर्ली समझेंगे, यहाँ पे सेट ए मेरा है, सेट ए में है 1 2 3, मैपिंग कर रहा हूँ मैं फिर, और सेट बी में वी हैव दिस। नाउ ये चीज़ जो है इसमें आप देखिए कि ये अभी फंक्शन नहीं बन पाएगा, बिकॉज 1 पे 1 आएगा, आप x को 1 रखोगे तो 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 4 आएगा इस रिलेशन से, लेकिन 3 रखेंगे 3 की कोई इमेज नहीं मिलेगी बिकॉज ये 8 तक जा रहा है। सो दिस इज़ अगेन नॉट अ फंक्शन बिकॉज 3 इज़ नॉट हैविंग any image. So this is again defying the definition of the function. तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। ग्राफिकली भी हम इसको समझेंगे कैसे, अगर जैसे हमने कहा कि x जो होता है वो इनपुट होता है और y जो होता है वो आउटपुट होता है। x इनपुट है तो फंक्शन क्या है, एक तरह से आप समझिए कि फंक्शन इज़ अ मशीन इन विच what is there, that is x is the input which is going in this machine and y is the output or fx, the value of y at x, at any x, ये आपका आउटपुट आता है। so this is basically the input जिसको आप बोलते हैं डोमेन, and this is the output which we say that is the range। तो इनपुट हमारा हो जाता है डोमेन और आउटपुट हमारी हो जाती है रेंज। ठीक है, तो कोई भी आपका एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी इनपुट हम ऐसा नहीं डालेंगे जिसका कोई आउटपुट ना आए। आउटपुट आना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। तो अभी इसको थोड़ा और डिटेल से समझते हैं, पहले ग्राफ से देखते हैं फिर हम टाइप ऑफ फंक्शंस पे चलेंगे। ओके, लेट अस सी हियर, लेट्स से दिस इज़ द ग्राफ, ये कोई ग्राफ है। यहाँ पे व्हाट इज़ हैपनिंग, दिस इज़ द इनपुट एंड दिस इज़ द आउटपुट। Okay, this is again the input and this is the output, right? So basically what we have here, please understand, this is the values you are putting, that is a to b, ये होता है हमारा डोमेन, this is the domain of the function, right? This is the domain and this is the output आपको मिलता है y axis पे, ये आपका आउटपुट हो गया, ये इंटरवल आपका आउटपुट हो गया जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, रेंज का नाम देते हैं। सो दिस इज़ द रेंज। नाउ अब यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, आप कोई भी वैल्यू डाल रहे हैं आपको आउटपुट मिल रहा है, अगर डोमेन ये दिया हुआ है तो हर एक वैल्यू आपको मिल रही है। बट अगर आपका ग्राफ इस तरह से है, से इफ़ द ग्राफ इज़ ऑफ दिस टाइप, आप देखिए इस टाइप का अगर ग्राफ है हमारे पास, तो ये एक फंक्शन नहीं होगा, बिकॉज फॉर दीज वैल्यूज़ ऑफ x, इस x की वैल्यू के लिए, फॉर दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x से x1 यू आर गेटिंग मोर देन वन आउटपुट। आपको यूनिक इमेज नहीं मिल रही है, आपको एक से ज़्यादा इमेजेस मिल रही हैं। सो फॉर एनी वन वैल्यू, अगर एक वैल्यू भी ऐसी मिल जाए जिससे आपको एक से ज़्यादा आउटपुट मिल रहा है तो वो फंक्शन नहीं होगा। सो दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। नाउ फॉर एग्जाम्पल वी हैव वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये एक रिलेशन है। यहाँ पे y एज अ फंक्शन ऑफ x नहीं है, बिकॉज यहाँ पे आप एक से ज़्यादा वैल्यूज़ डालेंगे, सॉरी एक वैल्यू डालेंगे x की तो आपको y की ज़्यादा वैल्यूज़ मिलेंगी। से इफ़ वी आर पुटिंग x इक्वल टू 4 देन y जो आ जाता है हमारे पास +-2 आ रहा है, तो ये एक फंक्शन नहीं है। वैसे भी आपको बता दूँ कि इसका जो ग्राफ होता है वो इस टाइप का होता है ग्राफ, आप देख सकते हैं ये इसका ग्राफ है और इसको हम अभी एक्सटेंड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कि एक इनपुट, अगर आप एक इनपुट डाला है आपने, जैसे यहाँ पे अगर आप x को 1 डालेंगे तो आपको y की 2 वैल्यूज़ मिल रही हैं, दैट इज़ 1 एंड -1। अगेन जैसे कि हमने 4 डाला तो यू आर गेटिंग 2, आपको 2 भी मिल रही है और -2 भी मिल रही है। तो कोई भी इफ़ एनी वर्टिकल लाइन इज़ कटिंग द ग्राफ एट मोर देन 1 पॉइंट, तो यहाँ पे कोई भी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस अगर कट कर रही है एक से ज़्यादा पॉइंट पे, तो वो फंक्शन जो होता है वो रिलेशन एक्चुअली, या जो ग्राफ होता है वो फंक्शन नहीं होगा। अब इस केस में इसको आप फंक्शन बना सकते हो if we can eliminate one part, if we write only root x,
अगर आप सिर्फ रूट एक्स लिखेंगे तो उस केस में ये फंक्शन बनेगा. दिस इज़ अ फंक्शन बिकॉज इन दैट केस व्हाट विल हैपन, द ग्राफ विल लुक लाइक, आई एम ड्राइंग इट रफली, द ग्राफ विल हैव ओनली वन पार्ट, दैट इज़ दिस पार्ट, सिर्फ ये वाला पार्ट होगा. इस केस में आप 1 डालोगे तो 1 ही आता है. रूट ऑफ 1 1 ही होता है, रूट ऑफ 4 2 ही होता है, प्लस माइनस 2 नहीं होता, प्लीज़ ध्यान रखिए. तो ये फंक्शन बन जाएगा. इनफैक्ट दिस विल ऑल्सो बी अ फंक्शन, ये भी फंक्शन बनेगा क्योंकि इसमें इस केस में इसका नीचे वाला पार्ट ही आएगा, ये वाला पार्ट आएगा. तो इस केस में भी आप 1 डालोगे तो यू विल गेट -1 एंड इफ़ यू पुट 4 हियर यू विल गेट ओनली -2. ठीक है. तो इस तरह से हम देख सकते हैं, पहचान सकते हैं कि कोई भी हमारे पास एक रिलेशन दिया है x और y में, वो फंक्शन है या नहीं है. सो अगेन फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग किसी फंक्शन को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, यू कैन सी दिस इज़ नॉट अ फंक्शन. वाई? बिकॉज 2 की इमेज 1 भी है, 2 की इमेज 3 भी है. सो दिस इज़ एक्चुअली अगेन डिफाइंग द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन. ठीक है. अगर इसमें से कोई एक एलिमिनेट हो जाएगा तो ये फंक्शन बन सकता है. राइट. अच्छा, इसमें नहीं प्रॉब्लम है. आप देखिए 2 की इमेज 3 है, 4 की इमेज 3, दोनों की सेम इमेज हो सकती है, बट एक एलिमेंट की यानी कि एक इनपुट के 2 आउटपुट या 2 से ज़्यादा आउटपुट नहीं होंगे. ओके, लेट अस मूव ऑन टू डिफरेंट फंक्शंस. और इसको हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं जनरली. इट इज़ द एल्जेब्रिक फंक्शंस. एल्जेब्रिक फंक्शन में क्या होते हैं, एक तो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं जिसमें कि वी हैव डिफरेंट पावर्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि x के ऊपर डिफरेंट पावर्स होते हैं और बीच में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जैसे टर्म्स यूज़ होते हैं. तो फॉर एग्जांपल ये सारे फंक्शंस जो अभी हम लिख रहे हैं, तो इस टाइप के फंक्शंस एल्जेब्रिक फंक्शंस में आते हैं. तो कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, इस तरह से डिवीज़न में भी आ सकता है. कोई भी इस तरह के फंक्शंस जितने भी होंगे, ये सारे के सारे जो हैं वो एल्जेब्रिक फंक्शंस आते हैं. एल्जेब्रिक फंक्शंस के अलग अलग फिर हम लोग पार्ट्स देखते हैं. सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन. पॉलिनोमियल फंक्शन में वी हैव अ फंक्शन f(x) ऑफ दिस फॉर्म, जिसमें कि we can have any degree of x, और जिसमें कि अलग अलग डिग्रीज आ जाती हैं और इसमें कोई भी डिग्री हो सकती है. से फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ सेकेंड डिग्री, ये एक सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल फंक्शन है. इसमें क्यूबिक आ जाएगा 4th डिग्री. सो वी कैन हैव एनी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल फंक्शन. इसी में अगर सब टाइप हम देखें, वी हैव लीनियर फंक्शन. लीनियर फंक्शन में क्या होगा, लीनियर फंक्शन में आपके पास डिग्री हाईएस्ट जो होगी वो 1 ही होगी. सो ax प्लस b आ जाएगा. इस तरह का फंक्शन लीनियर फंक्शन कहलाता है. क्वाड्रेटिक की अभी हमने बात की कि सेकेंड डिग्री फंक्शन आ जाएगा ax² प्लस bx प्लस c. वेरी यूज़फुल, बहुत ज़्यादा हम इसको यूज़ करते हैं. अगेन वी हैव कांस्टेंट फंक्शन. ओके, कांस्टेंट फंक्शन में वी हैव ओनली द कांस्टेंट टर्म, से f(x) इक्वल टू k 2 3 4 इस तरह से. इसी तरह आइडेंटिटी फंक्शन होता है. आइडेंटिटी फंक्शन y इज इक्वल टू x या f(x) इक्वल टू x को बोलते हैं. इसका ग्राफ सिंपली ओरिजिन से पास करता है और इस तरह की स्ट्रेट लाइन आ जाएगी. ये आ जाएगा हमारा आइडेंटिटी फंक्शन. द इनपुट एंड आउटपुट आर सेम, जो भी इनपुट होगा वही इसका आउटपुट हो जाएगा. नेक्स्ट इज पॉलिनोमियल के बाद अगला फंक्शन आता है रेशनल फंक्शन. तो कोई भी फंक्शन इस टाइप का जो कि 2 पॉलिनोमियल से बनता है, px बाई qx, इसको हम लोग रेशनल फंक्शन बोलते हैं, where qx is not equal to 0. Right? So for example, any function, say we can take here, say f(x) is equal to x² plus 1 upon x plus 1. So this is the example of rational function. इसमें डिग्री कोई भी हो सकती है, ऊपर नीचे. ठीक है. अनदर इज़ इरेशनल. इरेशनल में कोई भी, अगर आप देखेंगे कि नॉन इंटीग्रल पावर्स हों, अगर रेशनल पावर्स हों नॉन इंटीग्रल,
तो वो आपका इर्रेशनल फंक्शन में आएगा। सो इन द केस ऑफ इर्रेशनल फंक्शन कोई भी पावर अगर ऐसी हो गई जैसे रूट एक्स हो गया, ठीक है, ये एक इरेशनल फंक्शन है। अगेन से x रेज़ टू द पावर 3/2 है, x है और नीचे x इस पर हाफ है प्लस 5 है, तो ये सारे जो होंगे वो इरेशनल फंक्शन में होंगे। अगर कोई भी पावर ऐसी आ गई जो कि हमारी इंटीग्रल नहीं है तो उसको हम लोग इरेशनल फंक्शन का नाम देते हैं। इसके बाद जो हमारे अलजेब्रिक फंक्शंस में आते हैं वो पीस वाइज डिफाइंड होते हैं, स्टेप वाइज डिफाइंड होते हैं। जैसे मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर, इस तरह के फंक्शंस जो होते हैं, सिग्नम फंक्शंस, जिसकी पूरी डिटेलिंग के लिए हम लोग इसका पूरा बारीकी से नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग इसको ब्रीफली समझने वाले हैं कौन कौन से ऐसे फंक्शंस होते हैं। So here we will briefly understand the modulus function और the absolute function, जिसको हम लोग बोलते हैं mod x, जिसमें कि आउटपुट हमेशा पॉजिटिव होता है। और इसको इस तरह से दो पार्ट में हम ब्रेक करते हैं। इट इज़ ऑलवेज x when x is पॉजिटिव। अगर x हमारा 0 से बड़ा है तो ये x ही होगा, और अगर x हमारा 0 से छोटा है, x नेगेटिव है, सो इट विल बी ओपन विद द माइनस साइन, राइट। So for example, if we have 3, you will get 3. If we have -4 inside, then it will open with minus sign, so it will be again positive, that is 4. तो मॉडुलस फंक्शन की डिटेलिंग आप पूरी तरह से पढ़ेंगे। वी हैव अ कंप्लीट 1 hour डिटेलिंग ऑन द मॉडुलस, जो जस्ट learn it. After learning the basic, we will be going through the modulus and rest of the important functions, right? The graph is here. Okay, here is the graph of the modulus function or V shape. इसमें आप कोई भी इनपुट डालेंगे, 1 डालोगे तब भी 1 आएगा, और -1 डालेंगे तब भी 1 आएगा। So these are the inputs एंड दीज आर द आउटपुट्स। वाई एक्सिस पे आपको आउटपुट मिल रहे हैं और सारे के सारे पॉजिटिव आउटपुट ही मिलेंगे। इन दिस सीरीज नेक्स्ट इज अ सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होता है देखते हैं। अगेन सिग्नम फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, वी राइट इट एस जी एन ऑफ एक्स, इसको लिखते हैं एस जी एन ऑफ एक्स, दैट मीन्स द सिग्नम ऑफ एक्स। और ये जो होता है इसका आउटपुट हमारा 1 होगा अगर x की वैल्यू हम पॉजिटिव डालेंगे, 0 होगा अगर x की वैल्यू हम 0 डालेंगे, और -1 होगा अगर x की वैल्यू हम नेगेटिव डालेंगे। तो इसके 3 तरह के आउटपुट हमारे पास होंगे। ग्राफ हमारा ऐसे बन जाएगा। ओके, एट x इक्वल टू 0 इट इज़ 0, ये 0 हो जाएगा सिंपली, ठीक है। और जब आप 0 से बड़ी वैल्यू डालोगे तो इट विल गिव यू अ कांस्टेंट वैल्यू, डेट इज़ 1। और अगर 0 से हम छोटी वैल्यू डालेंगे तो ये हमें दे देगा -1। तो इस तरह का ग्राफ है, ठीक है, ध्यान दें। अब अगर इस केस में थोड़ा सा हम लोग ब्रीफली देख लेते हैं। सिग्नम ऑफ 1000 इज़ डेफिनेटली 1 ही आएगा सिंपली। सिग्नम ऑफ एनी नेगेटिव क्वांटिटी से -√21, दैट इज़ इक्वल टू -1। अब थोड़ा सा और ब्रीफली देखते हैं इसमें। जैसे कोई फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू से सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस से 9, तो यू कैन वॉच इट हेयर डैट इसको अगर हम ब्रेक करें ना, जब ये 0 बनेगा तो ये 0 देगा, जब ये पॉजिटिव होगा तो ये 1 देगा। अब ये पॉजिटिव कब होगा? व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 3 और x इज़ लेस देन -3। तो इन दीज 2 केसेस इट विल गिव यू 1, राइट। व्हेन it will be negative, when you put anything between -3 to 3, it will be this quantity will be negative, it will give you -1, and at 3 and -3 it will give you exactly 0. सो दिस इज़ हाउ वी कैन ब्रेकअप। इसको हम लोग स्टेप फंक्शन बोलेंगे, पीस वाइज डिफाइंड है, इस तरह से बोलेंगे। अगर आप इसका भी ग्राफ बनाना चाहें तो बना सकते हैं। सो हियर वी आर, जैसे हमने कहा कि 3 इज़ समवेयर हेयर एंड -3 इज़ हेयर। फॉर एनीथिंग एनी वैल्यू बियॉन्ड 3 यू विल गेट 1। 3 से बड़ी वैल्यू रखेंगे तो 1 मिलेगा, -3 से छोटी वैल्यू रखेंगे तब भी 1 मिलेगा,
और इन दोनों पॉइंट्स पे आपको मिलने वाला है 0 और इसके बीच में कोई भी वैल्यू आप पुट करोगे तो इसमें आपको मिलेगा -1। ठीक है, तो इसका ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से होगा। ओके, अपार्ट फ्रॉम दीज वी हैव ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, जिसको हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे और उसका आप कंप्लीट लेक्चर पढ़ेंगे इसमें। तो उसकी डिटेलिंग बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको सेपरेटली पढ़ेंगे। लाइकवाइज वील बी लर्निंग अबाउट द मॉडुलस फंक्शन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सीरीज ऑफ द फंक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस, जिसमें कि हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आएंगे एंड लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनेंगे। ओके, इन दिस पार्ट वी हैव as I told you, that is all the trigonometric functions, that is sin x. Sin x is the first function, right, which is having the domain, इसका डोमेन सारे रियल नंबर्स होते हैं बट इसकी रेंज -1 to 1 होती है। सिमिलर इज़ द cos x, cos x भी एक फंक्शन ऐसा ही होगा। और उसके अलावा हमारे पास दूसरे फंक्शन हो जाएंगे, tan x हो जाएगा, all the trigonometric functions, then cot x we have, apart from that we have secant x and cosecant x. So entire detailing we'll be learning in a separate chapter, that is trigonometry. But for now what you must know the domain and the range of these functions, so just listing them. ओके, सबसे पहले sin x की बात करेंगे तो इसका डोमेन यानी कि x की वैल्यू कोई भी हम डाल सकते हैं और इसकी रेंज जो होती है यानी कि y की वैल्यू जो होती है वो -1 to 1 होती है। तो इसके साथ आप इसका ग्राफ भी डेफिनेटली याद रखें, ठीक है। और cos x के लिए भी सिमिलर है, cos x को भी एक साथ हम ले लेते हैं, cos x भी यही है। इसका भी डोमेन जो होता है x बिलोंग्स टू r होता है और इसकी भी रेंज -1 to 1 होती है। द ग्राफ ऑफ साइन एक्स, ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। देखिए शुरू होता है 0 से, 0 पे इसकी वैल्यू 0 होती है, फिर मैक्सिमम जाती है 90 डिग्री पे, जैसे आप जानते हो वो 1 होती है, और ये 180 पे वापस से यानी कि पाई पे 0 हो जाती है। इसके बाद इसका ग्राफ वैसे ही चलता है 2 पाई तक, अगेन इट गेट्स रिपीटेड। इस तरह से ये रिपीट होता रहता है। इसकी रेंज आप देखिए -1 to 1 है। नेगेटिव साइड भी ये ग्राफ ऐसे ही बनता रहेगा। तो अभी इतना हम जान लेते हैं कि साइन एक्स का ग्राफ इस तरह से होता है और बिल्कुल सिमिलर हमारा कॉस एक्स का ग्राफ होगा। द ग्राफ ऑफ कॉस एक्स, बिकॉज 0 पे कॉस की वैल्यू 1 होती है तो ये स्टार्ट होता है और 90 पे इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है। और 90, ये 90 डिग्री है, π/2 है और पाई पे ये वापस से -1 चली जाती है। उसके बाद फिर ये वापस 0 जाता है और फिर 1 पे जाता है एंड इट्स गेट रिपीटेड। तो ये नेचर है cos x का। सो दिस इज़ द ग्राफ ऑफ cos x एंड दिस वाज ऑफ sin x, राइट। नाउ लुक एट द अनदर फंक्शन, दूसरे फंक्शंस को देखते हैं। ओके, नेक्स्ट इज tan x। tan x की बात करें तो tan x एक तो 90 डिग्री पे आपको पता है कि डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। जो भी π/2 के मल्टीपल्स हैं वहाँ डिफाइंड नहीं होता है। तो उसका डोमेन हम लिखते हैं ऑल रियल नंबर्स बट फॉर एंगल्स विच आर मल्टीपल ऑफ π/2, तो इसको लिखते हैं n π + π/2। ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 के लिए है, तो ये इसका हो जाता है डोमेन। ये डोमेन है इसकी। और इसकी अगर रेंज की बात करें तो सारे रियल नंबर्स इसकी रेंज में आते हैं, इसमें आउटपुट कुछ भी मिलता है। सिमिलरली अगर हम cot x की बात करें तो cot x में क्या होता है, cot x में ये पाई के मल्टीपल पे डिफाइंड नहीं होता है, इसलिए इसके डोमेन में भी सारे रियल नंबर्स में से वो हटा देते हैं जो पाई के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी भी रेंज जो होती है वो r होती है। इसका भी ग्राफ आपको पता होना चाहिए, तो ग्राफ भी इसका देख लेते हैं। तो जैसे कि आप जानते हो कि tan x की वैल्यू 0 पे 0 होती है और उसके बाद इसका ग्राफ जो है वो बढ़ता जाता है π/2 पे 90 डिग्री पे, ये ऐसा इन्फिनिटी पे जाएगा और उसके बाद ये वापस से -∞ पे शुरू होकर 0 पे जाता है, फिर π/2 पे जाता है।
इस तरफ भी ग्राफ इसका ऐसा ही है। आप देखिए ये जो एंगल है ये 90 है, ये पाई है, ये पूरी वाई एक्सिस को कवर करता है, ये पूरी वाई एक्सिस को कवर करता है, इसलिए इसकी रेंज जो है वो आर यानी कि ऑल रियल नंबर्स होती है। तो इस तरह से ये ग्राफ 10x का बनता है एंड इट्स गेट रिपीटेड। इसके बाद ये रिपीट होता रहेगा वैसे ही। और सिमिलरली, वेरी सिमिलरली वी कैन हैव द ग्राफ ऑफ कॉटेक्स, क्योंकि कॉटेक्स जो है वो 10x का रिवर्स है। तो जहाँ पे tan की वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, और जहाँ पे इसकी इन्फाइनाइट होती है डेट इज़ π/2 पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये फॉल करता रहता है, ठीक है, पाई तक इस तरह से जाएगा ये। उसके बाद बिल्कुल वैसे ही ये रिपीट होता जाता है। सो दिस इज़ द ग्राफ ऑफ कॉटेक्स। लाइकवाइज नेगेटिव साइड भी ये बिल्कुल वैसे ही बना रहेगा। So here it is. So please remember the domain, range and the graph of these trigonometric functions. Next is coming up lastly, it is secant and cosecant. Okay, for secant you know it will not be defined where cos x is 0. जहाँ पे cos x 0 का वहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, यानी कि 90 डिग्री और उसके मल्टीपल्स पे। तो इसका जो डोमेन हो जाता है यानी कि x जो हो जाएगा r माइनस वो वैल्यूज़ जो कि अगेन जहाँ पे हमारा tan डिफाइन नहीं था, बिल्कुल वही है, बिकॉज tan के भी रेसिप्रोकल में cos आता है। तो ये इसका डोमेन हो जाएगा। अच्छा, ये वो वैल्यूज़ नहीं देता है जो cos देता है, यानी कि 1 और -1 को छोड़ के ये सारी वैल्यूज़ देगा -1 और 1 को छोड़ के। तो उसका आउटपुट में आ जाता है ऑल रियल नंबर्स। इसी तरह कोसिकेंट की बात कर लेते हैं। कोसिकेंट में भी हमारा जो डोमेन होता है आर माइनस वो एंगल्स होते हैं जहाँ पे साइन 0 होता है। साइन 0 कहाँ पे होता है? पाई के मल्टीपल्स में होता है, वहाँ पे हम कहते हैं कि कोसिकेंट डिफाइन नहीं है। रेंज सिमिलर है, बिल्कुल -1 to 1 को छोड़ के सारी वैल्यूज़ इसको आपको मिलेंगी। तो ये बिल्कुल ध्यान में रखना है। फाइनली लेट अस सी द ग्राफ ऑफ सीकेंट एंड कोसेकेंट फंक्शन। ओके, कमिंग टू सीकेंट फर्स्ट। जैसे कि आप जानते हो कि सीकेंट जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो आप सोचिए कॉस का ग्राफ ऐसे आ रहा था हमारा, ठीक है, 1 से 0 जा रहा था, तो ये जाएगा 1 से इन्फिनिटी तक, राइट। ये π/2 पे इन्फिनिटी को रीच कर जाएगा, ध्यान देंगे। तो 0 पे इसकी भी वैल्यू 1 होगी और इस तरह से π/2 पे ये इन्फिनिटी पे रीच कर जाएगा। और जहाँ पे ये नेगेटिव जाता था कॉस हमारा, ये भी नेगेटिव साइड चला जाएगा और ये -इन्फिनिटी से स्टार्ट होके -1 तक जाएगा। उसके बाद ये पीरियोडिक हो जाता है, वैसे ही फॉल कर जाएगा। और फिर आप देखिए कि ये वाले पॉइंट्स पे जहाँ पे कॉस दोबारा 0 बनता है 3π/2 पे, और उसके बाद इसका नेचर वैसे ही रिपीट होता रहेगा। इस तरफ भी आप इसको कंटिन्यू रख सकते हो। और एक चीज़ जो अहम है वो देखने वाली है कि इसका कोई भी पार्ट -1 और 1 के बीच में नहीं है, बिकॉज ये कोई भी वैल्यू आपको -1 और 1 के बीच में नहीं देता है। तो सीकेंट एक्स का ग्राफ हमें रखना है ध्यान में। अब चलते हैं हम लोग कोसिकेंट एक्स पर। सो एज कोसिकेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, और साइन का ग्राफ ऐसे जाता है, तो इसकी वैल्यू 0 पे इन्फिनिटी पे जाएगी और 90 पे 1 हो जाएगा। ये दिस इज़ 90 एंड अगेन पाई पे 0 होता है, तो पाई पे ये वापस इन्फिनिटी पे चला जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखें। और अगेन थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव जाएगा, फिर ये -1 बन जाएगा, ठीक है, जहाँ पे ये -1 देता है साइन, और फिर वापस से चला जाएगा। तो इसका भी नेचर सेम है जैसे सीकेंट का है, एंड यू वोंट बी गेटिंग एनी वैल्यू बिटवीन -1 और 1। इसके बीच में कोई भी ग्राफ का पार्ट नहीं है, एंड लाइकवाइज इट विल गेट रिपीटेड। इसी तरह से ये रिपीट होता रहेगा। सो ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस में 2 फंक्शंस हमारे ऐसे हैं जो रहते हैं, वो एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम। बट जैसे मैंने कहा उनकी डिटेलिंग में पूरा टाइम लगेगा, तो उसको हम सेपरेटली डील करने वाले हैं इन कमिंग लेक्चर्स। सो अभी हम इसको यहीं पे सिर्फ टाइप ऑफ फंक्शन तक स्टॉप करते हैं, लेकिन हमें अभी पढ़ने हैं
मॉडुलस की डिटेलिंग, ग्रेटेस्ट इंटीजर, लीस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, एक्सपोनेंशियल एंड लॉग। उसके बाद देन वी विल बी मूविंग टू द एप्लीकेशन पार्ट, जहाँ पे क्वेश्चनिंग होती है, दैट इज़ द रेंज एंड डोमेन एंड ऑल अबाउट द फंक्शनल इक्वेशन, और बाकी सारी बातें हम लोग डेफिनेटली पढ़ेंगे, राइट।